गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जा रहे हैं नोएडा। हमारा कोई काम है वहाँ, तो आज आपको हम ये जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे है इसके थ्रू जयपुर से नोएडा का पूरा एक रास्ते का जो भी वृत्तांत है और रास्ते की जो भी जर्नी है वो दिखाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। सुबह के करीब 5:15 बजे हम घर से निकले हैं। सभी लोग अभी सो रखे हैं, तो रास्ता खाली है। थोड़ी बारिश हुई है तो सड़कें थोड़ी गीली है और थोड़े से इस कार के कांच में हल्के से ये फॉग सा जमा हुआ है। तो इस जर्नी में मैं एक्सप्रेसवे की बहुत सारी अपने अनुभव आपको शेयर करूंगा। कहाँ से इस एक्सप्रेसवे की कहानी स्टार्ट होती है, मैंने कब से ये एक्सप्रेसवे की जर्नी देखनी शुरू की और क्या मेरे अनुभव रहे इसको लेकर के। तो आप बने रहिए मेरे इस जर्नी में। सुबह करीब 5:15 बजे हम घर से निकले हैं, क्योंकि बाद में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि जयपुर में इतनी जल्दी तो ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन यह है कि आगे जो जहां हमको जाना है दैट इज़ नोएडा, और वहाँ के हिसाब से हमको ज़्यादा चलना होता है, क्योंकि वहाँ जो पीक ऑफिस आवर है, जब लोग ऑफिस जाते हैं उस समय बड़ी दिक्कत रहती है। दिल्ली हो नोएडा है तो यहाँ जाम में आदमी फंस जाता है। तो इसलिए हमने सोचा भाई सुबह जल्दी से जल्दी निकला जाए। हम 4 जने जा रहे हैं जयपुर से। मैं हूँ, मेरा छोटा बेटा है अभिनव, भैया है, भाभी हैं। हम लोग जाएंगे दिल्ली बॉम्बे जो एक्सप्रेसवे है, इससे जाएंगे। थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। जो हमारा काम है वहाँ जल्दी पहुंचना है हमें किसी काम से। और पुराना रास्ता भी ठीक है, वो भी ठीक है, उसमें कोई ख़ास बुराई नहीं है। बस थोड़ा उसमें कि ट्रक वगैरह ज़्यादा रहते हैं, और बाकी तो ठीक है वो रास्ता भी, उससे भी अक्सर हम लोग चले जाते हैं। लेकिन नोएडा जाना है तो मुझे लगा कि नोएडा जो है, जो एक्सप्रेसवे है बॉम्बे वाला दिल्ली, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। आगे बैठ रहा है पानी बोतल धरी से। हाँ धरे। तुमने थोड़ी देर आगे बैठ जा, तेरा बैठ जा, सब पूछूंगा तेरे से। नहीं आगे नहीं बैठ जाना। बाबूजी चलो बैठ जा। इसको थोड़ा सा आगे कर दो बेटा। नहीं मिला, चल छोड़। हम लोग जा रहे हैं वर्धमान नगर 200 फीट बाईपास। ये जो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन की पिलर दिख रहे हैं आपको, यहाँ से होते हुए यहाँ से हम निकले हैं सोडाला, फिर सोडाला से रामबाग, रामबाग से नारायण सिंह सर्कल, नारायण सिंह सर्कल से आगे घाट की गुनी होते हुए टनल क्रॉस करके ये हमारा रास्ता रहेगा। तो सुबह सुबह थोड़ा सा यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इस एरिया को निकाल लो आप जल्दी जल्दी। नहीं, यहाँ सबसे ज़्यादा जाम रहता है। तो ये अगर आप एक बार घाट की गोनी वाले मोड़ पे चले गए तो उसके बाद रास्ता आसान हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास से थोड़ा आप आगे चलते तो ये सर्कल आता है, यहाँ से आपको राइट लेना है और राइट लेके ये सीधा आपको जाएगा घाट की घोनी जो टनल है, और टनल से फिर आप स्ट्रेट चलेंगे। यही रास्ता आगरा के लिए भी जाता है। लखनऊ जो रास्ता है वो यही रास्ता है, और ये आगे चल करके इस टनल को क्रॉस करके फिर ये इसको लेफ़्ट, ये जो मुड़ना
मुड़ना होता है जो अलवर की तरफ जाता है रास्ता, और फाइनली जो अलवर वाला रास्ता ये आगे मर्ज हो जाता है बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेसवे से। तो ये पुराने टाइम में टोल लगता था, अब तो ये टोल हटा दिया गया है। तो ये घाट की घुनी जो टनल अभी आने वाला है। तो सुबह सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, और क्योंकि बारिश का मौसम है तो राजस्थान की जो पहाड़ियाँ हैं वो बारिश के मौसम में बिल्कुल जवान हो जाती हैं, खिल जाती हैं। आप देखें बिल्कुल ठोस चट्टान है ये, जिसमें हरे भरे पेड़ है, झाड़ियाँ उगी हुई है। ये टनल स्टार्ट होता है, इसके स्टार्ट होने से काफ़ी आराम मिला है। कई साल पहले इसका निर्माण कार्य हुआ था, उस समय लग रहा था ये कैसे करेंगे ये, लेकिन अब तो टनल होना बहुत आम बात हो गई है। पिछले 10-12 साल में उत्तराखंड के भी पहाड़ों में बहुत सारी टनल बनी है, लेकिन जब ये बन रहा था तो हम खुद ताजुब कर रहे थे कि ये कैसे बनेगा। क्योंकि एडवांटेज ये है कि ये पत्थर जो चट्टानें बहुत ठोस है, उसका नुकसान फ़ायदा दोनों ही होता है। और फ़ायदा ये होता है कि ये भुरभुरा के नहीं गिरती है, और नुकसान ये होता है कि इसको काटने में बहुत मेहनत लगती है। जैसे उत्तराखंड में जो दुनिया भर की टनल बन रही है उनको काटना आसान है, लेकिन वो भुरभुरे हैं। पहाड़ जो है वो बेसिकली ठोस चट्टानें नहीं है, वो जैसे राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला के पहाड़ है, चट्टानें हैं, ये ठोस हैं। तो इसका एक अपना थोड़ा एडवेंचर होता है। इस टनल से बाहर निकले हैं आप, सामने आपको खूबसूरत सा नज़ारा दिखता हुआ, दाएं बाएं खूबसूरत से अरावली की पहाड़ियाँ, जो काफ़ी समय से इन दिनों खास करके इस साल चर्चा में काफ़ी रही, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला कि भाई ये जो 100 मीटर से छोटी जो पहाड़ी है वो अरावली की पहाड़ियाँ नहीं कहलाएंगी। तो इस पर काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी आंदोलन हुआ जयपुर में भी, राजस्थान में भी, और फाइनली इसको रिव्यू करना पड़ा कि इसको रोकना पड़ा कि नहीं, ये डिसीजन पे दोबारा बात की जाएगी। क्योंकि अगर ये ऐसा होता है तो बहुत सारी पहाड़ियाँ जो है माइनिंग की भेंट चढ़ सकती थी। तो हालांकि चोरी छुपी माइनिंग तो होती रहती है, लेकिन ये है कि कागज़ों में फ़िलहाल इनका जो माइनिंग है, खुदाई रोक दी गई है। तो ये हम अरावली की पहाड़ियों को क्रॉस करके आगे निकले। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत लगती है, बारिश में तो बहुत सुंदर हो जाती हैं, बहुत हरी हरी छोटी छोटी सी। ये सुबह सुबह का शानदार नज़ारा उगते सूरज का, इसकी लालिमा आपको बहुत ही प्रभावित करती है, और बहुत ही शानदार नज़ारा। सुबह का सूरज बहुत आपको उत्साहित करता है, और वैसे शाम का जो ढलता हुआ सूरज है वो आपके मन को बहुत सुकून देता है। तो ये पहला टोल आया है, इसको हमने क्रॉस किया है। तो ये सड़क अभी ऊपर जो आप सड़क देख रहे हैं ये जयपुर अलवर हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, इससे ये मिल रहा है। और ये आगे चल करके जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे है उससे मर्ज हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ये लेफ़्ट ये आपकी गाड़ी चलेगी। हालांकि एग्ज़िट नहीं करना है कहीं। ऊपर जो साइन बोर्ड है उसमें आपको दौसा और ये लिखा आता है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। दिल्ली लिखा हुआ नहीं आता है, तो आपको थोड़ा सा गूगल मैप की भी हेल्प लेनी कि आप एग्ज़िट नहीं कर जाए कहीं। जयपुर से दिल्ली में अकेला पहली बार 1997 में गया था। कोई UGC का जो नेट लेक्चरशिप के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसको देने के लिए। तो करीब उस ज़माने में 55 रुपये किराया लगता था बस से। लेकिन उस ज़माने में जो बस का जो सफ़र था वो मुझे लगता आज के कार में जो हम सफ़र करते हैं उससे भी ज़्यादा रोमांचित हुआ करता था। कारण ये था कि भाई लोग इतना ट्रैवल करते नहीं थे, उतना उनको मौका नहीं मिलता था, उतने भाई पैसे भी नहीं होते थे लोगों के पास कि बाहर जाएं, मतलब
तो जब भी उनको मौका मिलता था तो उनके लिए तो मतलब क्या बताएं, वो होली दिवाली से भी बढ़कर त्यौहार रहता था कि आज तो बाहर जाना है, कहीं जाना है, दूसरे शहर जाना है, जहाँ भी जाना है, घूमने जाना है। तो वो बहुत रेयर होता था। मतलब कईयों की तो बेचारों की ज़िंदगी 20-30-35 साल एक ही जगह पे शहर पे निकल गए। पुराने लोग के वो कहीं घूमने नहीं गए, हम ऐसा भी सुनते हैं। तो उस ज़माने में इसलिए जो सफ़र था वो जब भी मौका मिलता था उसको आदमी खूब एंजॉय करता था। और बाकी वैसे ट्रैवलिंग के जो शौकीन होते हैं वो जानते हैं कि जो ट्रैवलिंग है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा रोमांचित करता है आपको, अपनी नई जगह जाना। अगर YouTube 1999-2000 के आसपास स्टार्ट होता तो मैं आपको बताता कि भाई कि हम कैसे कैसे जगह पे गए हैं। मैं उस ज़माने में PhD कर रहा था, तो हम पेड़ पौधों की रिसर्च में, खोज में, आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या लाजवाब जगह पे गए होंगे। उसमें जैसलमेर के रेत के टीबे हैं, धोरे हैं, वहाँ से लेकर के बांसवाड़ा के जो चावल की खेती होती है राजस्थान में, जो कई लोगों को नहीं पता है, जहाँ बादाम के पेड़ होते हैं और नहरें हैं। मतलब कमाल की लोकेशन, बहुत ही लाजवाब। ऐसे ऐसी जगह पे गए, लेकिन क्या करें, उस ज़माने में मोबाइल भी नहीं होते थे और कैमरा वो पुराने स्टाइल का कैमरा हुआ करता था जिसमें बहुत सोच करके क्लिक करना होता था। वो भी हमारा नहीं था, कोई प्रोजेक्ट में हमको मिल गया था। वो भी थोड़ी किस्मत रही कि प्रोजेक्ट मिल गया, तो काम करने के, तो घूमने का मौका मिल गया। तो YouTube शॉर्ट्स रील में जो आप वीडियो देखते हैं, मतलब कुछ ऐसी लोकेशन हम उस ज़माने में सर्फ किया करते थे, सर्च किया करते थे विदाउट कैमरा। मतलब जस्ट क्लिक कर लो फ़ोटो, वीडियो रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी उस ज़माने के कैमरे में। तो बहुत मज़ा आया 3-4 साल जब तक वो फेलोशिप रही PhD की, बहुत ही कमाल का अनुभव। तो कभी कभी मैं उन बेहतरीन अनुभव को शेयर करूँगा जो जिससे शायद आपको कहीं कुछ सीखने को मिले, क्या पता। और बाकी घूमने वाले जो लोग हैं उनको शायद उससे कुछ फ़ायदा मिले इन बातों से। तो ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ना अरावली की, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और इसमें खूबसूरत सा ये सूर्योदय होता हुआ है। तो बिल्कुल ये अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो मूवी स्टाइल के जो वो हैं, इसमें अगर कोई स्टोरी डाल दी जाए तो ये कोई मूवी शॉट से कम नहीं है। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और इनका अपना एडवांटेज है। एक तो उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हैं बहुत ऊंची ऊंची, और कई जगह तो बहुत डरावनी सी होती है, खड़ी चट्टानें होती हैं। तो उसके मुकाबले ये पहाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें आप दौड़ के चढ़ सकते हो। दौड़ के चढ़ने का मतलब आप इजीली आप इनके टॉप में जा सकते हो और आप ऊपर से जो घाटी का नज़ारा जो भी है आप उसको एंजॉय कर सकते हो। ऐसा काम आप उत्तराखंड में नहीं कर सकते। तो इन पहाड़ियों का ये फ़ायदा है। अब देखिए ये हम इस एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं और एकदम घना सा ये बादलों का पूरा घेराव ये आ गया है, एकदम काले बादल। ऐसा लग रहा है बारिश होगी। लेकिन यहाँ हम जगह जगह ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये जो साइन बोर्ड इसमें लगा होता है, इन साइन बोर्ड्स में दिक्कत क्या है कि ये नहीं लिखा होता जैसे मुझे दिल्ली जाना है या हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली नहीं लिखेंगे, वो कोई छोटा सा स्टेशन लिख देंगे, दौसा अलवर। और उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि यार सीधा चलें कि या एग्ज़िट लेके या दाएं बाएं, क्योंकि यहाँ सटीक होना चाहिए। थोड़ा सा भी आप चूके नहीं कि आप कहीं दूसरे रास्ते पहुँच जाते हैं। कई बार एग्ज़िट से आप कहीं और निकल गए या, तो ये मुझे बड़ा वो रहता है क्योंकि एक आध बार दिल्ली में केस हो गया है जब
मुझे जयपुर आना था और मैंने एक लेफ़्ट लेन पकड़ ली और वो मेरे को गुड़गांव ले गया अंदर। और फिर तो भाई साहब वो यू टर्न ढूंढते ढूंढते पता नहीं कितने किलोमीटर मुझे जाना पड़ा। तो तब से मैं बहुत सतर्क रहता हूँ। जब भी इस तरह का डाइवर्जन आता है तो मैं थोड़ा मैप भी ढंग से चेक कर लेता हूँ और थोड़ा सा तो ये मेरे थोड़ी सी हैबिट है। तो ये देखिए बादलों का समूह जो था, हालांकि बरसा तो नहीं है अभी, लेकिन ऐसे थोड़े मौसम में बदलाव आपको उन एक्सप्रेसवे में देखने को मिलेगा। तो पिछले अल्मोड़ा ट्रिप में और चोपता वाले ट्रिप के जो वीडियो हैं मैंने नेगी मेमोरेंडम चैनल में डाले हुए हैं। उसमें आपने देखा था कि जो मैंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की थी तो बहुत शेकी सी आ रही थी, उसमें बहुत वो मोबाइल हिल रहा था। तो मैंने कहा था कि मैं फ्यूचर में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो अब ये हमने DJI Osmo 4 Action 4 कैमरा लिया है, तो इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल रहता है। इसमें थोड़ा बैटरी बैकअप वाला इशू रहता है कि ये 1.5 घंटे करीब इसकी बैटरी चलती है। तो उसके लिए फिर इसमें हम क्या है कि जो एक्सटर्नल पावर बैंक है उसके रेगुलर सप्लाई इसको देते रहते हैं, तो ये सप्लाई भी लेता रहता है और चलता भी रहता है, रिकॉर्डिंग भी करता रहता है। तो एक आपको पावर बैंक की इसमें ज़रूरत पड़ती है, बट ये आपको काफ़ी स्टेबल आपको देखो रिकॉर्डिंग देता है। बिल्कुल ये कैमरा हिलेगा नहीं ऊपर नीचे, भले गाड़ी हिल जाए लेकिन ये कैमरा अपनी जगह स्थिर रहता है। तो ये साहब हमारा एक्सप्रेसवे का सफ़र है। हालांकि एक्सप्रेसवे आपका समय और पैसे की बचत करता है, लेकिन इसके कुछ बहुत नुकसान है जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे की एक कहानी मैं आपको यहाँ भी बयां कर रहा हूँ। क्योंकि ये रास्ता सीधा नाके सीध में नोएडा दिल्ली में को क्रॉस कर जाएगा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो भी मिलेगी मैं इसमें कवर करता हुआ जाऊँगा। तो इसके फ़ायदे नुकसान, फ़ायदा तो ये है कि भाई ये आपके समय और पैसे की बचत करता है, लेकिन इसके जो नुकसान है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो आपको शायद काम आए आपके। एक तो जो ये एक्सप्लोरर होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, तो यूट्यूबर और एक्सप्लोरर के लिए इसमें कुछ खास नहीं होता है। क्यों? पहले तो गाड़ी आप साइड में लगा नहीं सकते, है ना। दूसरा ये है कि गाड़ी अगर ख़राब हो जाए तो आपका समझ लो बहुत बुरा हाल है। फिर तो ये ऐसा है जैसे मतलब जैसे समझ लो कि जान अटक गई कहीं, क्योंकि इस वीराने में जो है आपकी हेल्प करने वाला आपको फिर नहीं मिलेगा। ये जो टोल की पर्ची में लिखा होता है कि आपकी मदद के लिए फलाना आएगा, ढिमका आएगा, ये हम देख चुके हैं। 2019 में ऐसे लखनऊ जो एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ हम जा रहे थे, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई दिन में, पहले भी मैं बता चुका हूँ। और 8 घंटे बाद वो क्रेन आई और वो भी प्राइवेट गैराज पे ले गई, क्योंकि जो उनका ऑफिशियल गैराज था उसने मना कर दिया कि ये गाड़ी हो सकता है 1 महीने बाद ठीक हो, क्योंकि इसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं, जो भी है। तो ये बड़ा ख़तरा है। और अक्सर आप भी जो एक्सप्रेसवे पे से गुज़रते हैं आप देखते होंगे, मतलब 5 किलोमीटर में 4-5 गाड़ियाँ 5 घंटे के रास्ते में 4-5 गाड़ियाँ तो ख़राब साइड में पड़ी रहती। वो कोई उसको जैक लगा के कुछ कर रहा होता। एक तो ये गाड़ी लगातार चलती रहती है, इसमें वो लगातार चलने से गर्म भी हो जाती है। और अभी जो एक हादसा हुआ था जिसमें दिल्ली वाले इसी एक्सप्रेसवे में एक गाड़ी में आग लग गई थी, वो बैटरी से चल रही थी और वो जो भी हुआ होगा उस गर्मी शॉर्ट सर्किट है, उसमें आग लग गई और उसमें सारे लोग मारे गए उस परिवार के। वो दरवाज़ा नहीं खोला, है ना, वो आग लगती रही, वो घंटों भर तक कोई आए नहीं उसको बचाने के लिए। तो ये क्या है, एक्सप्रेसवे बना दी गई लेकिन इसकी सुरक्षा की और लोगों की सर्विस की बिल्कुल भी इसमें ध्यान नहीं रखा गया। सुनने में थोड़ा ये नेगेटिव लगता होगा आपको ये बातें, लेकिन ये क्या जाननी बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारे लाइफ और उसका सवाल आ जाता है इन पे। ये पार्ट भी आपको जानना ज़रूरी है कि इसमें ज़रा सी भी गाड़ी अगर आपने मतलब
ढंग से देख के नहीं ले गए, यानी कि सर्विस आपने ढंग से नहीं करा रखी गाड़ी में और आपने सोचा कि चल जाएगा, काम चल जाएगा, तो ये आपको धोखा दे सकता है। आपको गाड़ी सही रखनी है, परफेक्ट रखनी है। तो एक तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान होता है। और कल्चर आप देखो एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इससे आप ये चाहें कि साहब मैं जैसे दिल्ली टू जयपुर आऊँ और मैं बीच के गांव को एक्सप्लोर, तो वो आप कर नहीं सकते क्योंकि साइड में दीवारें होती है, आप ना उतर सकते हो। दूसरे ऐसी जगह से जाते ना दूर दूर तक आपको कोई गांव दिखता है, तो आप इसमें कोई कल्चर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, विलेज लाइफ एक्सप्लोर नहीं कर सकते, रूरल लाइफ एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, जो प्योर कल्चर होता है किसी देश का। बाकी शहर में तो शहर के हिसाब से कल्चर होता है, वो तो सब जगह के एक ही, ऑलमोस्ट एक ही मिलेगा, है ना। लैंडस्केप आप कहीं आप उतरना चाहें कि कहीं नदी में थोड़ा उतर जाएं, कहीं तालाब में उतर जाएं, किसी टीवी में चढ़ जाएं, वो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कई खूबसूरत चीज़ें होती है गांव में आप देखते हैं। ये देखिए हम लोग अब चढ़ रहे हैं ये एक्सप्रेसवे पे, ये जो बॉम्बे वाला जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली बॉम्बे, इससे ये मिल रहा है। और यहाँ से अब ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता जाता है नोएडा के लिए। अब यहाँ से हमको कुछ नहीं सोचना है अगले 2 घंटे के लिए। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। गांव में आप जैसे नॉर्मल हाईवे से जाते हैं तो कहीं साहब भेड़ बकरी वाले भी दिख गए झुंड में, कहीं कोई कुछ बजाते हुए भी दिख रहा है, छोटे छोटे ढाबे भी दिखते हैं वहाँ खूबसूरत से वहाँ। और अगर आप साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन पे जा रहे हैं तब तो कोई मतलब ही नहीं है इन एक्सप्रेसवे का, क्योंकि आप कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, ना फ्लोरा ना फौना, कुछ भी नहीं। फूड वैरायटी जो गांव की खासियत होती है वो आप इसमें एक्सप्लोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसमें जो फूड प्लाज़ा होते हैं, अब जो इन एक्सप्रेसवे से जाते हैं उनको पता है कि उन फूड प्लाज़ा में ऐसा लगता है कोई MBA का जो डिप्लोमा किए हुए जो बच्चे हैं वो समोसे बना रहे हैं, उनकी पानी में आलू को उबाला और गीले आलू जो है कच्चे पके फ्राई करके दे दिए। कॉफ़ी 100 रुपये की मिलेगी, चाय 50, 60, 70, 80 रुपये की चाय मिलेगी। अभी राघव चड्ढा जी ने जो है एयरपोर्ट का मामला तो उठा दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हाईवे से शायद ट्रैवल करते नहीं है कि हाईवे में भी यही हाल है। अब ये जो एक्सप्रेसवे बना रखे हैं ये बेसिकली जो भारी वाहन हैं, ट्रक हैं या जो सामान ले जाते हैं उनके हिसाब से ज़्यादा बनाए हुए ना। आम आदमी तो चलो ठीक है, पहले भी हाईवे से जा रहा था, लेकिन इससे क्या होता है, ठीक है आम आदमी के लिए भी है बट 50% उनके लिए भी है। तो ट्रक वाला 100 रुपये की चाय कैसे पिएगा, मतलब समझ में नहीं आता है कि ये क्या सोच के ये बना रखे हैं, कि क्या प्लानिंग है इनकी। ये भी कोई अमेरिका तो है नहीं यार कि 100 रुपये की चाय कोई पिएगा। वो बेचारे अंदर घुसने में भी 50 बार सोचेंगे। अगर मैकडोनल्ड खोला हुआ है तो वॉशरूम मैकडोनल्ड के अंदर है तो कैसे उसमें जाएगा कि भाई मैं इस वॉशरूम में जाऊं और वो क्रॉस करते हुए जाऊं, लोग बैठे हुए और वहाँ 150 रुपये की चाय पीऊँ। ये मतलब चीज़ें थोड़ी नेगेटिव लगती है, बट ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगी। अब ये जो मंत्रीगण हैं बेचारे, ये क्या है कि इन सड़कों में ट्रैवल ही नहीं करते। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं, उनको इसमें ट्रैवल करना चाहिए ना। तो क्या बोले, कई समस्याएं जी। हालांकि फ़ायदा भी मिला है, ऐसा भी नहीं है। 90s में जो हाईवे सो कॉल्ड होते थे, तो उस ज़माने में तो सिंगल लेन की सड़कें होती थी जो दूर दूर तक जो शहरों में जाती थी, वो ऐसे एक्सप्रेसवे नहीं होते थे जो। तो आजकल के जो लोग खड्डों की कंप्लेन करते हैं यूट्यूब में, ऐसे बहुत सारे खड्डे हाईवे में किसी ज़माने में हुआ करते थे। आज हालांकि स्थिति उलट हो गई है। आज के ज़माने में हाईवे में खड्डे नहीं होते हैं, वो पैचेस में कुछ जगह ख़राब होंगे
बट उस ज़माने में ये बहुत कॉमन चीज़ थी कि सिंगल लेन की सड़क, उसमें भी खड्डे। तो बहुत सालों बाद पहला एक्सप्रेसवे हमने सुना देखा, जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे बना था। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ उस सड़क को देख करके। फिर जयपुर अजमेर वे एक्सप्रेसवे बना। तो ये भी यहाँ से हमने सुना हाँ भाई एक्सप्रेसवे होते हैं, और उसके बाद ये काफ़ी बनने लगे हैं। एक्सप्रेसवे अभी काफ़ी बन रहे हैं इंडिया में, लेकिन थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन इनमें चाहिए। जैसे किसी ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी ने वो चतुर्भुज सड़क वाली जो योजना चलाई थी, तो इसी तरह से ये इस तरह से चलना चाहिए कि एटलीस्ट इंडिया के जो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएं। तो ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे जाने में वो पुरानी हाईवे यूज़ हो, बट ऐसे जो लंबी दूरी है नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इंडिया का, ये आपस में कनेक्ट हो जाए इन एक्सप्रेसवे से, तो आपको बहुत समय बचेगा। थोड़ा सा पर्टिकुलरली जो महंगाई है, इस पर थोड़ा सा अपने को फ़ायदा मिलेगा इन एक्सप्रेसवे से, क्योंकि अल्टीमेटली जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो खाना होता है, और वो सब कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमत या इन सड़कों से जुड़ा होता है। टोल में हालांकि थोड़े से कमी होनी चाहिए, टोल बहुत महंगे पड़ते हैं हमको। अभी ये जो जा रहे हैं हम नोएडा, तो यहाँ मतलब एक तरफ का जो टोल है करीब 700 रुपये करीब ये पड़ जाता है। तो ये भी थोड़ा सा कंसर्न है। ऊपर से पेट्रोल की जो प्राइस है, फिर इथेनॉल मिक्स होने से उसकी जो माइलेज है कम हुई है। गाड़ी के इंजन को जो नुकसान होना है वो तो जो है सो है। तो ये सब चीज़ें हैं इन एक्सप्रेसवे की जो कहानी है। देखें भविष्य में हमको इसमें कुछ और कमाल देखने को मिले। लेकिन इन एक्सप्रेसवे में चलते हैं तो थोड़ा सा एक प्राउड भी फील होता है, चाहे किसी गवर्नमेंट ने बनाया हो, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, चाहे किसी ने बनाया हो, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि कुछ काम बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे काम वैसे हर सेक्टर में होने चाहिए, चाहे स्कूल हो, छोटे बच्चों के जो स्कूल है, इस समय जो जैन अल्फा आंदोलन करने पे लगी है जगह जगह पे, तो ये देख के अच्छा लगता है कि ये बच्चे जो हैं अपने अधिकारों को समझते हैं, और हमें इन बच्चों से सीखना चाहिए कि कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी। अगर गलत है उसको बोलो। अगर एक स्कूल में जहाँ मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं 50, 60, 70, और उनमें पहली बात तो कई स्कूलों में टीचर ही नहीं है, कहीं 4 क्लासेस को एक टीचर पढ़ा रहा है, छत का प्लास्टर गिर रहा है जो उन बच्चों की जान को खतरा है, बाथरूम टॉयलेट में गंदगी है, पानी नहीं है पीने को, मिड डे मील में खाना अच्छा नहीं है, बजट आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बजट नहीं आ रहा है, बजट आ रहा है, उसके बाद भी अगर ये हाल है तो मतलब वास्तव में हमें अभी इस पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तो जिस तरह से ये जो एक्सप्रेसवे पे चलते हुए थोड़ा गर्व से सीना चौड़ा होता है कि चलो यार भारत में भी कुछ तो हो रहा है, तो ये चीज़ें इन सेक्टर में भी होनी चाहिए। एजुकेशन सेक्टर है और अस्पतालों में जो बेसिक नीड है हमारी, ये 3-4 है। एक हेल्थ हो, एजुकेशन हो। अगर आपकी एजुकेशन सही है और हेल्थ सिस्टम सही है तो बाकी जो है काम जनता खुद ही करेगी, क्योंकि वो भी समझती है, वो भी बहुत कुछ करना चाहती है। इस एक्सप्रेसवे में चलने में ये है कि बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई है। यहाँ तक का तो सफ़र हमने बहुत एंजॉय किया है।
लेकिन वही एक्सप्रेसवे के जो मैं नुकसान गिना रहा था कि भाई आप ठीक है, गाड़ी राइडिंग का आप आनंद ले सकते हैं, बट आपको देखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। बस यही दिक्कत है कि अब YouTube चैनल में एक्सप्रेसवे में आप कुछ बनाना चाहें तो इसमें ख़ास कुछ नहीं है, उसके लिए आपको पुराने रास्ते लेने पड़ेंगे। लेकिन वही है कि जनता फिर जब घूमने जाए तो फिर आपके ही रास्ते से जाए, तो ये थोड़ा सा एक डायलेमा है कि किस तरह से भाई मुझे घूमना भी है और मुझे अच्छी सड़क भी चाहिए, तो ये बड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। दिल्ली जब मैं 90s में, लेट 90s में एग्ज़ाम देने आता था कंपटीशन का, तो भाई साहब उस समय तो क्या हाल होता था। जो लोग दिल्ली रहते हैं वो जानते हैं क्या ख़तरनाक जाम रहता था। ये जाम तो खैर कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ खड़ी रहती थी बस आधे आधे घंटे 45 मिनट तक एक चौराहे पे। उस समय फ्लाईओवर थे नहीं, वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जाते जाते, जो शीला दीक्षित है उनके कार्यकाल में फिर ये बहुत सारे फ्लाईओवर बने। वो बात अलग है कि उनकी गवर्नमेंट चली गई, तो ये फ्लाईओवर उसी समय की देन है जिससे आज हम इसको बड़े आराम से क्रॉस कर लेते हैं। और ये हम जमुना नदी बह रही है नीचे, उसके पुल पे हैं। और इस नदी का हाल अब मैं क्या बताऊं क्या है। एक्सप्रेसवे की कहानी है, टूर का चैनल है, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप जिस रास्ते जा रहे हैं उसमें आपको झूठे सपने नहीं दिखाए जाएं। जो है वो है, अच्छी बात है, जो अच्छी चीज़ है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ड्रेन पूरा बह रहा होगा, नाला जिसको कहते हैं। शायद नाले का पानी भी इतना गंदा नहीं होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। आपके घर से जो किचन का पानी आता है वो इससे कम से कम 50 गुना साफ़ होता है। बिल्कुल ऐसा ब्राउन गाढ़ा, बिल्कुल अब क्या डिस्क्राइब करूं इसको, मतलब बहुत बुरा हाल है। ओहो, मैंने सोचा था इसको थोड़ा शायद अच्छा सा दिखेगा ये, लेकिन वास्तव में जो हमको बताते हैं हमारे जागरूक आजकल के सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर, वो गलत नहीं है। मुझे लगता है 1% काम भी नहीं हुआ इसको, या तो गवर्नमेंट अब शायद ये कर ही नहीं सकती, उनको ऐसा लगता है। तो बड़ा दुख होता है। जो जीवन रेखा है हमारी, पानी, इसके प्रति भी बहुत कुछ करना है हमको। तो ये हल्का फुल्का ट्रैफिक है क्योंकि हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं। करीब इस समय 9:45 के आसपास हो रहे हैं, 10 पौने 10। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बट फिर भी ठीक है। हाँ, ये इसमें आपको कुछ रॉन्ग साइड से चलते हुए बाइक्स भी दिख जाएंगी, तो ये थोड़ा बहुत कमाल यहाँ होता ही है। तो लेकिन यहाँ जो शुरू में गाड़ी चलाता है, जब मैं कार लेके पहली बार दिल्ली आया तो मेरे थोड़े से होश उड़ से गए यहाँ की ड्राइविंग देख के। मैंने कहा यहाँ तो भाई जिसको जहाँ से जगह मिल रही है वहाँ से गाड़ी घुसा देता है, उसको कोई मतलब नहीं कि, मतलब जो दिल्ली में गाड़ी चलाता है वो आपसी अंडरस्टैंडिंग है उनकी कि भाई मुझे कुछ नहीं करना है, चुपचाप गाड़ी चलानी है, दाएं बाएं नहीं करना है, क्योंकि दाएं से एक निकलता है और बाएं से दूसरा निकाल लेता है। इसलिए आपको दाएं बाएं गाड़ी नहीं करनी है, चुपचाप चलाते जाओ। सामने खाली सड़क दिख रही है, जितनी भी आप चुपचाप उसमें रहो, कुछ नहीं होगा। और अक्सर कई गाड़ियां भिड़ जाती है इस चक्कर में। अक्सर जो हम देखते हैं नज़ारा दिल्ली में, ये पहले तो बहुत सारा दिखता था, अब शायद थोड़ा कम हो गया है। गाड़ियां भिड़ी हुई है, आपस में लड़ रहे हैं गाड़ी के जो मालिक हैं। अब शायद थोड़ा कम हो गया ये केस, या तो लोग अब ट्रेंड हो गए इन सड़कों में चलाने के, और गाड़ियाँ भी थोड़ी महंगी हुई तो संभलना भी पड़ता है भाई।
नुकसान अपना ही होता है। तो ये गूगल मैप की हेल्प से हम चल रहे हैं और इस गूगल मैप की बहुत बड़ी देन है। इसने, कहने को मैप है, इसने टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा दिया है भाई। इनडायरेक्टली अगर आप कहें, जैसे पेटीएम ने ख़रीदारी ज़बरदस्त बढ़ाई है। अगर ये पेटीएम नहीं होता तो मुझे लगता है 50% जो परचेजिंग आज होती है वो नहीं होती। यानी कि 100 रुपये जो आज हम खर्च करते हैं, 100 नहीं करते, हम शायद 20 ही करते हैं, 20 से ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि आदमी इतनी बड़ी बड़ी रकमें जो है ऐसे नहीं दे देता है। तो ये देखिए, हम नोएडा में एंटर कर चुके हैं। वेलकम टू नोएडा। अब यहाँ से थोड़ा खेल चलेगा कि जहाँ डेस्टिनेशन है सेक्टर 61, वहाँ हम कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे चौराहे, रेड लाइट और भीड़, और यहाँ गूगल मैप आपकी बहुत हेल्प करता है। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी लेन पकड़ के रखनी है, जो आपको एडवांस में उसी लेन में चलना है। आप ये सोचें कि मैं 20-30 मीटर 50 मीटर पहले अपना लेन बदलूँगा, तो ये गलती नहीं करनी है। आपको गूगल मैप अगर बताता है कि 500 मीटर बाद, 600 या 1 किलोमीटर बाद आपको लेफ़्ट मुड़ना है, तो आप 1 किलोमीटर पहले ही लेफ़्ट लेके चलें। अदरवाइज़ आप दाएं बाएं की गाड़ी आपको लेफ़्ट लेने नहीं देगी, और गाड़ी आप रोक नहीं सकते बीच सड़क में, आप मजबूरीवश किसी और ट्रैक में चले जाओगे। तो ये इस चीज़ का थोड़ा अनुभव के साथ ही मैंने सीखा है कि पहले ऐसे गड़बड़ हो जाती थी कि भी ले लेंगे आगे, और वो ऐसा होता नहीं था और कहीं से कहीं निकल जाते थे आप। तो ये भाई गूगल मैप का बहुत बड़ा सहारा है कि आदमी आराम से चले जाता है। मान लो गूगल मैप हटा दिया जाए और किसी को कहा जाए कि आपको फलाने जगह पे ऐसे सेक्टर पे पहुंचना है, तो वो साधारण आदमी मना कर देगा, बोले हमारे बस की बात नहीं है, कहाँ ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे। तो आजकल ये मैप आपको बहुत सहारा है, और इसी के चलते लोग अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पे बड़े कॉन्फिडेंटली पहुंच जाते हैं। और बाकी यूट्यूब सोशल मीडिया है जो आपको गाइड करता है, तो इस यूट्यूब सोशल मीडिया से भी काफ़ी चीज़ें सीखी है हम लोगों ने। सीखने पे आओ तो कमाल की चीज़ है, हालांकि समय भी ख़राब करता है। थोड़ा बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। तो ये मेट्रो पिलर्स बगल में चलता हुआ, और यहाँ से हम अपने सेक्टर 61 की तरफ बढ़ते हुए इस मेट्रो का भी काफ़ी सहारा है दिल्ली वालों के लिए। जयपुर में भी अब मेट्रो का धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं। हालांकि जयपुर और यहाँ थोड़ा फ़र्क है कि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जयपुर के मुकाबले मैं कहूँगा कम से कम 25-30% ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। परसेंट नहीं, गुना कहना चाहिए। अगर जयपुर में 1 नौकरी है तो यहाँ 50 नौकरियाँ ज़्यादा हैं। 1000 नौकरी यहाँ है तो 30,000 नौकरी दिल्ली में है। तो उस हिसाब से ये मेट्रो का होना ज़रूरी है। लोग समय से पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये देखिए, थोड़ा सा जाम लग ही जाता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। फिर भी लकीली हमको इतना बड़ा वैसा जाम मिला नहीं है इसमें। ठीक ठीक ही चल रहे हैं हम। नोएडा जो सिटी है इसकी प्लानिंग थोड़ी बाद में हुई है। नया शहर रहा है, थोड़ा आउटर साइड भी है, तो इसकी प्लानिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। सड़कें भी चौड़ी चौड़ी हैं, और जो रेजिडेंशियल जो एरिया है वो भी काफ़ी खुला खुला है। अच्छा प्लान है इसका। प्लानिंग से चीज़ की जाती है तो देखिए अच्छी ही होती है। अच्छी चीज़ तो अच्छी होती है, बात सिर्फ मैनेजमेंट प्लानिंग की है। तो ये मेरे को अच्छा लगा। पहले मुझे लग रहा था, थोड़ा स्केप्टिक था मैं कि भाई यहाँ कुछ
मैं बहुत फंस जाऊंगा, पता नहीं कैसे कैसे होगा, कैसे पहुंचेंगे। तो नोएडा से मैं कार से पहली बार ही आ रहा हूँ। इससे पहले मैं नोएडा आया था काफ़ी साल पहले, 8-9 साल पहले, बट तब कार से नहीं आया था, हम ट्रेन से आए थे। फिर ट्रेन से मेट्रो पकड़ा, फिर मेट्रो से ऐसे घूमते घूमते आए थे। तो इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ कैसे सड़कें, कैसे कैसा होगा इसमें। लेकिन ये जो सेक्टर बसे हुए हैं बिल्कुल लाइन से है, और साइन बोर्ड सबसे अच्छी बात है, साइन बोर्ड इनमें लगे हुए हैं, तो आप ऊपर पढ़ते हुए चल सकते हैं कि भाई इतना से इतना सेक्टर 50 to 70 ये सेक्टर है, और 71 to 80 है। मतलब अब मेरे को अच्छा लगा। इस तरह की चीज़ें जयपुर में नहीं देखी हमने कि भाई कहीं कॉलोनी का नाम लिखा हो बाहर से कि भाई यहाँ ये कॉलोनी है, फलाना है। ये बहुत ज़्यादा मैं मिस करता हूँ कि जयपुर में ये चीज़ें होनी चाहिए। जो मैं अक्सर कभी अपने चैनल में बोल देता हूँ कि वहाँ आपको ये चीज़ें नहीं मिलती कि यहाँ कॉलोनी है, कि भाई बाहर रोड में लिखा है कि अंदर कॉलोनी है। ये चीज़ें होनी चाहिए साइन बोर्ड ना, जो बाहर का आदमी है जो आ रहा है दूर से, तो उसकी हेल्प हो जाती है, क्योंकि दिक्कतें उसी को आती है। लोकल आदमी तो चलो पहुंच जाता है। नोएडा, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव, ये जो यंग बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं या जॉब के लिए, इनकी जो डेस्टिनेशन है, जो प्रेफरेंस है, वो अक्सर यही शहर रहते हैं। मेरी भी कभी इच्छा थी कि जब मैंने MSc की थी, PhD की थी, कि यहीं कहीं मिल जाती, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारे लाइफ साइंस के रिसर्च सेंटर हैं, बट उसकी एक अलग गणित चलती है वहाँ सिलेक्शन की। जो लोकल को ही वो प्रेफर करते हैं अक्सर, कई उसकी अलग गणित है, उस पर कभी बात करेंगे। तो वो हो ना पाया, ये मिल ना पाया। खैर जहाँ है फिर अपनी डेस्टिनी खुद ही बनाई है। ठीक है, जो है अच्छा है। तो ये अच्छा शहर लगा मुझे ये, और कनेक्टिविटी भी अच्छी है इसकी। रोडें भी आप देख रहे हैं साफ़ सुथरी हैं बिल्कुल, और गूगल मैप की ही हेल्प से अपन को चलना पड़ेगा। ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊँगा कि कहाँ से कहाँ मुड़ें, क्योंकि बहुत मोड़ हैं, चौराहे हैं। आप गूगल मैप ऑन रखिए और आप कैमरा सामने रखें, उसका मोबाइल में जो मैप है उसको सामने रखें और उसको फॉलो करते जाएं। गाड़ी की स्पीड तेज़ ना रखें, सो दैट कहीं थोड़ी बहुत अगर आप वो हो जाएं तो थोड़ा बैक भी ले सकें हल्का फुल्का। गाड़ी की स्पीड धीमी रहती तो आपको मैप पढ़ने में भी आसानी रहती है, आप थोड़ा आराम से उसको पढ़ के चल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं सड़कें काफ़ी अच्छी है और हम टाइम से भी पहुंच गए। आप देखेंगे कि इसमें हमको एक तो सड़क अच्छी मिल गई और थोड़ा सुबह का टाइम थोड़ा जल्दी हम आ गए, तो इसका भी एडवांटेज मिला है। और गूगल मैप अगर को फॉलो कर रहे हैं तो ये 2-3 चीज़ों से थोड़ा हमारा सफ़र जो है अच्छा हो गया। ये करीब हमको लगे हैं 5 घंटे यहाँ पहुँचने में। सेक्टर 61 आने वाला, तो यहाँ हमको करीब 5 घंटे लगे हैं पहुँचने में। तो ये भी अच्छा रहा, नॉर्मली इतने जल्दी पहुँच नहीं पाते हैं पुराने रास्ते से। तो मतलब नॉर्मल 6 घंटे कहते थे, लेकिन पहुँचते पहुँचते कभी वो जाम में फंस गए तो 6-7 घंटे भी हो जाता था। लेकिन यहाँ ये है कि हम लोग इसने जब चले थे तो 4.5 घंटे का टाइम बताया था गूगल मैप में। तो बीच में हमने नाश्ता वगैरह भी किया था थोड़ा सा, उसमें हमने करीब 20-25 मिनट गाड़ी रोकी थी। तो उस हिसाब से इसने हाँ इतने ही टाइम में हम पहुंच गए। गाड़ी की स्पीड मैंने करीब 80 के करीब रखी थी, 80 कभी 85 भी हो जाती थी, लेकिन मैं 80 के आसपास रखता हूँ क्योंकि छोटी गाड़ी है शेवरले स्पार्क LT1, बहुत ज़्यादा आप तेज़ नहीं चला सकते। तो वही गाड़ी इतनी हो कि आपके कंट्रोल में रहे हमेशा। तो हमको सही टाइम पे ही पहुंच गए हम, जो उसने टाइम बताया था गूगल मैप में 4.5 घंटे, उतने ही टाइम में हम पहुंच भी गए।
ये अच्छा रहा कि कहीं जाम में नहीं फंसे। तो ये इस तरह के मैं वीडियो और भी लाऊंगा। अभी तो ये आज हम किसी काम से यहाँ आए थे और कभी ऐसे पहाड़ों में घूमने जाएंगे, बना रहे हैं प्लान वगैरह। और जयपुर में अच्छे अच्छे लोकेशन आपको अच्छे इसी सिनेमैटिक अंदाज में शूट करके आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको अपना कुछ अनुभव शेयर करना हो एक्सप्रेसवे के बारे में तो वो भी आप साझा करें, क्योंकि लोग आपके भी कमेंट पढ़ते हैं और आपकी भी बातें सुनते हैं। तो आप इसको अपना प्लेटफॉर्म समझें और अपना कमेंट ज़रूर लिखें। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और बने रहिए हमारे चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय बाय, नमस्ते।